हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे द स्नीज लेसन नंबर 5th क्लास 10th इंग्लिश रीडर जो टेक्स्ट बुक है, जिसका लेसन 5th हमने कवर कर लिया है पहले वाले वीडियो में, जिसकी स्टोरी का नेम था द स्नीज और इसके राइटर थे एंटोइन चेखोव। तो बच्चों, ये वीडियो हमने इसमें हम चर्चा करेंगे इसकी वर्ड्स एंड मीनिंग्स की, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टोरी को कवर कर लिया है। तो अब स्टोरी के जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो रह गए हैं, तो हम इस वीडियो में उन्हीं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को चर्चा करेंगे, प्लस साथ में इसके जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं टेक्स्ट बुक के वो डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, देखते हैं फटाफट, टाइम बिना वेस्ट करते हुए। हमारा जो फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है ओपेरा हाउस, इसका मतलब होता है नाटक गृह, जहाँ पर या नाटिकाएं जो होती हैं वो नाटक करती हैं। माइनर यानी होता है छोटा, एक्सट्रीमली यानी होता है बहुत ज़्यादा, रिलैक्स्ड का मतलब होता है बिल्कुल निश्चित, एकदम सुकून से रहना, सडनली का मतलब होता है अचानक, प्रोहिबिटेड मतलब होता है प्रतिबंधित, रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ना या झुर्रीदार, स्नीज्ड का मतलब होता है छींकना। जैसे कि आपको मालूम है हमारी पूरी स्टोरी इसी पर डिपेंड थी, हमारी स्टोरी का नेम भी था द स्नीज। पीजेंट का मतलब होता है किसान, जिसे हम इंग्लिश में फार्मर भी कहते हैं। एम्बेरस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा या बहुत ज़्यादा शर्म का एहसास होना। हैंकरचीफ यानी होता है रुमाल, जिससे हम अपने फेस वगैरह को साफ करते हैं। पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता। ग्लेंस्ड का मतलब होता है नज़र डालना या एक नज़र या सरसरी नज़र से देखना। मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। बाल्ड का मतलब होता है गंजापन, या जो गंजा जो अपना सर का में बाल नहीं रहते तो उसे हम गंजापन ही कहते हैं, तो वो होता है इंग्लिश में बाल्ड। डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग। हाईवेज का मतलब राजमार्ग। एक्वर्ड का मतलब होता है भद्दा, जो बहुत ही बेकार तरीके से दिखता हो या हो। विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना या धीरे धीरे कुछ कहना। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचानना। चीफ का मतलब होता है मुखिया या प्रमुख या प्रधान। एपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। पार्डन का मतलब भी होता है माफ़ी मांगना। मर्मर्ड का मतलब होता है धीर शब्दों में बोलना, धीरे से शब्दों में बोलना, धीरे धीरे शब्दों में बोलना होता है मर्मर्ड। एनेक्सिटी का मतलब होता है चिंता, और ट्रबल मतलब होता है परेशानी, और स्पीशियसली का मतलब होता है शंका से, और उसके बाद है स्पिटिंग का मतलब होता है थूकना, और पिटिशनर्स का मतलब होता है याचिकाकर्ता, जो याचिका करते हैं उसी को बोला, याचिका मतलब पिटिशन, और जो पिटिशनर है यानी कि याचिकाकर्ता। रिसेप्शन रूम यानी कि स्वागत कक्ष, जहाँ पर जो आने जाने वाले होते हैं जिनको बैठाया जाता है वो होता है रिसेप्शन रूम। उसके बाद है आपका फियरफुल का मतलब होता है गुस्से से। डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा। रिपेंटेंस का मतलब होता है पश्चाताप करना। पर्पस का मतलब है उद्देश्य। इंसिडेंट का मतलब घटना। रॉड का मतलब होता है तेज आवाज में बोलना या दहाड़ना। पेवमेंट का मतलब है रास्ता। हॉरिफाइड मतलब डरना या बहुत ज्यादा भयभीत हो जाना। और कैकिंग का मतलब होता है कांपना। स्टम्बल्ड का मतलब होता है लड़खड़ाहट या लड़खड़ाते हुए। क्रॉल्ड का मतलब होता है बच्चों धीरे धीरे चलना। तो ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो स्टोरी के बिटवीन में आए हुए थे। जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हमें इन बिटवीन मिलने वाले हैं, इसीलिए हमें इनकी वर्ड्स प्लस मीनिंग्स हमें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, ताकि जब भी हम स्टोरी रीड करें तो हमें इसके डिफिकल्ट वर्ड्स अच्छे से समझ में आए। तो चलो बच्चों, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स जो है दो पार्ट में डिवाइड होकर आए हुए हैं। पहला सेक्शन है ए और दूसरा सेक्शन है बी। ए सेक्शन में हमसे छोटे क्वेश्चन एंड आंसर्स, मतलब कि जो आंसर देना है वो शॉर्ट में देना है, 1 से 2 लाइंस के होने चाहिए। इनका मैक्सिमम वर्ड लिमिट्स 1 to 2 लाइंस का होगा, 2 सेंटेंसेस का होगा। परंतु जो हमारे बी सेक्शन होंगे वो थोड़े से 3 to 4 लाइंस वाले होंगे। तो चलो बच्चों, ए सेक्शन देखते हैं, जिसमें 1 से 2 लाइंस में हमें 2 सेंटेंसेस में के अंतर्गत हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है हु वॉज चर्वेकॉफ। चर्वेकॉफ कौन था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ी है और हमें मालूम है कि चर्वेकॉफ जो था वो एक छोटा सा अधिकारी था। तो चर्वेकॉफ वॉज अ माइनर ऑफिसर। वेरी सिंपल आंसर है, चर्वेकॉफ वॉज अ माइनर ऑफिसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज चर्वेकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन कई समटाइम्स डिवाइड मतलब कंबाइन होकर भी आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है हु वॉज चर्वेकॉफ एंड व्हाट वाज ही डूइंग इन द ओपेरा हाउस, कि चर्वेकॉफ कौन था और वो ओपेरा
हाउस में क्या कर रहा था। तो हमको इसका आंसर मालूम होना चाहिए कि वह जो था वहाँ पर बैठा हुआ था और बैठकर वो नृत्यांगना को जो नाटक करते हैं उनको देख रहा था। तो और कब देख रहा था? वन ब्यूटीफुल इवनिंग, एक सुनहरी सुंदर शाम को वह चर्व्याकॉफ वहाँ पर बैठा हुआ था और बैठकर जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है, नाटिकाएं जो करती हैं, उनको वह वहाँ पर देख रहा था। ही वॉज सिटिंग एंड वॉचिंग अ फेमस ओपेरा, तो वह यह कर रहा था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड इन द ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस में क्या होता है? तो जैसे कि हमें मालूम है ही स्नीज्ड ऑन जनरल ब्रेजलॉफ इन द ओपेरा हाउस। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओपेरा हाउस में क्या होता है। तो उसने ओपेरा हाउस में उसने जनरल ब्रेजलॉफ के ऊपर छींक दिया था, स्नीज्ड कर दिया था। वाई डिड चर्व्याकॉफ फील असेम्ड। अब उसे अपने अंदर शर्मिंदगी का एहसास क्यों हुआ? उसे ऐसा क्यों लगा कि उसने जो है गलत काम कर दिया है, अशेम्ड काम किया है, उसे अपने अंदर असेम्ड इसीलिए लगा। तो इसका क्वेश्चन है वाई डिड चर्व्याकॉफ फील असेम्ड। तो चर्व्याकॉफ फेल्ट असेम्ड बिकॉज ही स्नीज्ड ऑन द ओल्ड मैन्स हेड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। क्योंकि उसे इसीलिए शर्मिंदगी का एहसास हुआ क्योंकि उसने छींका था बूढ़े इंसान के सर पर जो बैठा हुआ था उसके जस्ट फ्रंट में, और जो फ्रंट में बैठा हुआ बूढ़ा इंसान था वो ही जनरल ब्रेजलॉफ था, जो हाईवे डिपार्टमेंट का ऑफिसर था। तो उसने उसके ऊपर छींक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अ पर्सन ऑन हुम चर्व्याकॉफ स्नीज। अब वही पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति कौन था जिस पर उसने छींक दिया था। तो ही वॉज जनरल ब्रेजलॉफ, जैसे कि हमें मालूम है जनरल ब्रेजलॉफ था और वो डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज का कर्मचारी था जिस पर उसने छींक दिया था। तो ही वॉज जनरल ब्रेजलॉफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज। डिपार्टमेंट मीन्स विभाग, हाईवेज मीन्स राजमार्ग विभाग का अधिकारी जिसका नाम था जनरल ब्रेजलॉफ, उस पर ही उसने स्नीज्ड कर दिया था चर्व्याकॉफ ने। व्हाट डिड चर्व्याकॉफ थिंक आफ्टर स्नीजिंग। अब जब उसने स्नीजिंग कर ही दी तो व्हाट डिड ही थॉट, उनके दिमाग में क्या विचार आया, क्या सोचा उसने? ही थॉट ही मस्ट अपोलोजाइज टू जनरल ब्रेजलॉफ। उसके दिमाग में उसने यही विचार किया कि उसको हर हाल में माफ़ी मांगना या क्षमा मांगना चाहिए जनरल ब्रेजलॉफ से। ही थॉट ही मस्ट अपोलोजाइज टू द जनरल ब्रेजलॉफ। व्हाट डिड चर्व्याकॉफ्स वाइफ एडवाइज हिम। उसकी पत्नी ने, चर्व्याकॉफ की पत्नी ने क्या सलाह दी उसको? तो शी एडवाइज्ड हिम, उसने सलाह दी, उनकी पत्नी ने सलाह दी कि आप जाओ, टू गो मतलब जाओ, एंड अपोलोजाइज टू द जनरल ब्रेजलॉफ, और जाकर जनरल ब्रेजलॉफ से क्षमा मांगो। तो ये इसके 1 से 2 लाइन वाले आंसर्स थे और इनमें से कई क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। हु वॉज चर्व्याकॉफ, व्हाट ही वॉज डूइंग इन द ओपेरा हाउस, उसके बाद व्हाट डिड चर्व्याकॉफ्स वाइफ एडवाइज्ड हिम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। अब चर्चा करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमें थोड़े से लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ेंगे जिसके जो आंसर होंगे वो 3 to 4 सेंटेंसेस के बिटवीन पर होंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में बनते हैं तो हमें इनको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड चर्व्याकॉफ्स अपोलोजाइज इन द ऑफिस। हाउ डिड द जनरल रिएक्ट, यानी कि जो चर्व्याकॉफ था उसने किस प्रकार से कार्यालय में जाके क्षमा मांगी, और जब क्षमा मांगी तो जनरल ब्रेजलॉफ का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी। तो सबसे फर्स्ट आंसर है व्हेन चर्व्याकॉफ रीच्ड इन द ऑफिस। जब चर्व्याकॉफ कार्यालय पर पहुंचता है, कहाँ के कार्यालय पर पहुंचता है? जनरल ब्रेजलॉफ के कार्यालय पर पहुंचता है, उसी को बोला गया है व्हेन चर्व्याकॉफ रीच्ड इन द ऑफिस ऑफ जनरल ब्रेजलॉफ। ऑन दैट टाइम ही वाज बिजी। जब वह वहां पे पहुंच जाता है तो वो क्या पाता है कि चर्व्याकॉफ देखता है कि जनरल ब्रेजलॉफ तो बहुत ज्यादा व्यस्त है। व्हेन ही रेज्ड हिज आइज टू चर्व्याकॉफ, लेकिन जब वह अपनी नजरों को उठाता है और उसकी नजर उठकर किस पर पड़ती है? टू चर्व्याकॉफ, चर्व्याकॉफ के ऊपर। एंड ही स्टार्टेड टेलिंग द प्रीवियस डेज इंसिडेंट। और वह क्या करता है, जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ती है, किसके ऊपर? चर्व्याकॉफ के ऊपर पड़ती है। किसकी नज़र पड़ती है? जनरल ब्रेजलॉफ की पड़ती है। तभी चर्व्याकॉफ बोलना शुरू कर देता है पिछले दिन की घटना के बारे में कि मैं
से मिल आया था और मैंने गलतीवश आप पर छींका था, मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने दुर्घटनावश ऐसा मुझसे हो गया कि मैंने गलतीवश आप पर छींक दिया, तो ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये सारी चीज़ें वह कहना शुरू कर देता है। द जनरल बिकम वेरी एंग्री, और इसकी प्रतिक्रिया ये उस पर पड़ती है कि जनरल ब्रेजलॉफ जिससे बार बार चेरव्याकोफ माफ़ी मांगता है, तो ही बिकम वेरी वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, यानी कि क्रोधित हो जाता है। तो ये प्रतिक्रिया किसकी थी? जनरल ब्रेजलॉफ की थी। और चेरव्याकोफ ने क्या किया था? वहाँ पे जाकर उससे माफ़ी मांगने का प्रयास किया था, उसके कार्यालय पर उससे मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड चेरव्याकोफ डाई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह क्यों मर जाता है, क्या हो जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसे देखते हैं। चेरव्याकोफ डाइड यानी कि वह मरता है, वो इसीलिए उसकी मृत्यु होती, बिकॉज क्योंकि ही वॉज हॉरिफाइड टू सी द जनरल, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। किसको देख के? जनरल को देखकर। जनरल को क्या देखकर डर जाता है? जनरल को क्रोधित देखकर। जब वह जनरल ब्रेजलॉफ को बहुत ज़्यादा गुस्से या क्रोधित अवस्था में देखता है तो वो हॉरिफाइड यानी कि डर जाता है। समथिंग सीम टू ब्रेक इनसाइड हिम, कुछ उसके अंदर टूट जाता है। ऐसा समझ में आता है कि जैसे वो अंदर से बहुत ज़्यादा बिखर गया है, टूट गया है। He tried to pardon again and again to the General Breslov, उसने कई बार प्रयास करता है, वह कई बार प्रयास करता है कि वो पार्डन यानी कि क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, बार बार जनरल ब्रेजलॉफ से माफ़ी मांगे। He became irritated, और वह उससे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाता है। कौन चिड़चिड़ा जाता है? जब उससे बार बार जनरल ब्रेजलॉफ से माफ़ी मांगी जाती है तो जनरल ब्रेजलॉफ जो है वो बहुत ज़्यादा इरीटेटेड हो जाते हैं। He became irritated and he roared him, और उसके बाद वो दहाड़ते हुए यानी कि बहुत तेज गर्जन वाली आवाज में उसको बोलते हैं कि यहाँ से तुम चले जाओ, गेट आउट हो जाओ। और ये जो झटका उसको लगता है, इस झटके से ही जो वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है और इस झटके के कारण ही इस तेजी से उसके ऊपर जो गुस्सा वो दिखाते हैं, इसके कारण ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वो लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचता है, सोफे में बिना अपने यूनिफॉर्म उतारे हुए वो सीधा लेट जाता है और तभी उसके प्राण जो हैं निकल जाते हैं उसके शरीर से। तो इस प्रकार से उसकी मृत्यु होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको इसी तरीके से हमें तैयार करना है ताकि हमारे अच्छे नंबर बने। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और यहाँ पे देख लेते हैं। राइट डाउन सम ट्रेट्स ऑफ चेरव्याकोव्स कैरेक्टर्स इन योर वर्ड्स, यानी कि अपने शब्दों में आपको उसकी चरित्र की कुछ विशेषताएं बताना है, कुछ उसकी वर्णन करना है उसकी चरित्र की विशेषताओं की, कि वह किस प्रकार का, चेरव्याकोव किस प्रकार का व्यक्ति था, क्या उसकी क्वालिटी थी, क्या विशेषता थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो चेरव्याकोव की सारी क्वालिटीज को कंपाइल्ड करता है, सारी क्वालिटीज को आपके सामने इकट्ठा लाके बताता है कि वो इस प्रकार का व्यक्ति था। तो कुछ ट्रेट्स यानी उसकी कुछ विशेषताएं जो उसकी चरित्र के ऊपर बनाई गई हैं या इस चैप्टर में हमने पढ़ी हुई हैं, ये हमने कुछ फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख रखी हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन से ही बनाया। सम ट्रेट्स ऑफ चेरव्याकोव्स कैरेक्टर्स इन आवर वर्ड्स, यानी कि हमारे शब्दों में जो उनके जो कुछ विशेषताएं हैं उनके चरित्र की, वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है चेरव्याकोव वॉज अ सिंपल बट फूलिश पर्सन, यानी कि वह बहुत ही साधारण परंतु थोड़ा सा मूर्ख प्रवृत्ति का व्यक्ति था। यानी मूर्ख कहने का मतलब है बार बार वह पीछे पड़ गया था माफ़ी मांगने के लिए, जबकि उसको पहली बार में ही जनरल ब्रेजलॉफ ने बोल दिया था कि भाई सब चीज़ नॉर्मल है, डोंट माइंड, नेवर माइंड, सब बोल दिया था, परंतु वह नहीं माना और अगेन एंड अगेन वो पार्डन करने के लिए पहुंच जाता था। तो दैट इज व्हाई ही रियलाइज ही जस्ट लाइक अ फूलिश पर्सन। नेक्स्ट है ही वॉज वरीड अबाउट अ स्मॉल थिंग, वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, चिंतित हो जाता था, चिंता करने लगता था कि अगर मैंने छींक दिया है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई और उसी को वो लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो ही वॉज वरीड अबाउट अ स्मॉल थिंग, छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता था।
ही वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड पर्सन, यानी कि हर चीज़ में उसको जो है वो शंका रहती थी, कन्फ्यूज रहता था, कोई भी निर्णय सही नहीं ले पाता था कि क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, तो बहुत ही कन्फ्यूज टाइप का व्यक्ति था। ही वॉज फियरफुल पर्सन, यानी कि वह बहुत ज़्यादा भयभीत रहने वाला, डरने वाला व्यक्ति था। ही वॉज फियरफुल पर्सन, यानी कि कोई भी निर्णय नहीं लेना, और बार बार वह उसके मना करने पर भी उससे माफ़ी मांगता था। उसने इतना डांटा कि वह डर गया था, तो वो एक फियरफुल पर्सन था। एंड ही वॉज सस्पिशियस पर्सन, सस्पिशियस यानी कि शंकालु टाइप का, उसके दिमाग में बार बार ये शंका होती थी कि नहीं, अभी भी वह मुझसे नाराज़ है, और उसकी आंखों से उसे ऐसा लगता था कि जैसे ये मुझसे बात नहीं करना चाहता, इसको इस बात का बहुत दुख हुआ है, या उसे गुस्सा चढ़ी हुई है कि मैंने उस पर छींका है। तो वो सस्पिशियस टाइप का था, और अपने निर्णय पर ही वो सस्पिशियस करता था। ही डिड नॉट टेक एनी डिसीजन प्रॉपरली, वह कोई भी निर्णय जो है बहुत ही सुगमता से, अच्छे तरीके से नहीं ले पाता था। उसके निर्णय में कोई भी शक्ति नहीं होती थी, वह निर्णय लेने में सही नहीं कर पाता था कि वह निर्णय सही ले पाए। ही वॉज अ माइनर ऑफिसर, वह एक छोटा सा अधिकारी था। ही गॉट नर्वस ईजली, वह बहुत जल्दी जो है परेशान हो जाता था, नर्वस हो जाता था, जिसमें उसको कुछ नहीं समझ में आता था, घबरा जाता था कोई भी काम करने में। ही पार्डन टू द जनरल मैनी टाइम्स, वह कई बार जनरल से माफ़ी मांगने जा चुका था। एक बार भी उसने जाने पर जनरल ने मना कर दिया था, पर उसके मना करने पर भी वह अपने मन से और ख्याल सोच कर कि नहीं, वो शायद उसे बुरा मानेगा, और अभी नहीं मान रहा तो हो सकता है इन फ्यूचर मानेगा, तो वह ये अपने मन से ही प्रश्न करके उत्तर देता, और उसके बाद वह बार बार माफ़ी मांगने जाता। और लास्ट है, ही हैड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर समझदारी की बहुत कमी थी। यदि वह समझदार होता तो एक बार अपने नॉर्मल तरीके से वह माफ़ी मांगता, और दोबारा नहीं, क्योंकि उसको जब कह दिया गया था कि कोई बात नहीं, हो गया जो होना था, तो वह उस समय ही उसको रियलाइज़ करके दोबारा रिपीट नहीं करता। परंतु वह कोई चीज़ को समझ नहीं पाता था, और जब तक वह समझता तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। उसे इतनी ज़्यादा डांट पड़ चुकी थी कि वह बहुत ज़्यादा घबरा गया था, और इसी घबराहट के कारण जब वह घर पहुंचता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जो हमने पूरे बुक से, स्टोरी के उससे निकाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। यदि हर कोई बच्चा इसमें से अपने अकॉर्डिंग 6, 7, 7 जितने उसे समझ में आए वो अपने अकॉर्डिंग उनको लर्न कर ले और तैयार कर ले। यदि वो बहुत अच्छे से पूरे 10 के 10 पॉइंट्स तैयार कर सकता है तो उसके लिए बहुत ही बेटर ये तरीका होगा कि बहुत बढ़िया तरीके से वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, अपनी क्षमता अनुसार हमें करना है। वैसे ये सारे पॉइंट्स बहुत ही सरल हैं और हर बच्चा इसे बहुत अच्छे से तैयार भी कर सकता है। तो ये इसके पूरे, ये इसका लास्ट जो था इसका क्वेश्चन था जो बी सेक्शन के अंतर्गत था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ए सेक्शन और बी सेक्शन प्लस इसकी वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इसके लिए आपको इसमें और तैयारी करने के लिए इनको बार बार रिपीट करना है, देखना है, समझना है और अपनी कॉपी में नोट्स बना के रखना है, ताकि जब भी इन फ्यूचर और जब भी आपको लगे तो आप इसको देखकर अपने नोट्स से अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए आपसे स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो अब तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू।